प्यारे बच्चों, जैक द्वारा मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र दो भाग में सामाजिक विज्ञान का बनाया गया है। पहला भाग में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और दूसरे भाग में सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2022-23 मॉडल प्रश्न पत्र वर्ग 10 विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 40 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होगा। तो इसमें क्या है कि जो पहला पार्ट का वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र को बढ़िया से आप लोगों को कर लेना है क्योंकि इसी से मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इसी तरह के मॉडल प्रश्न पत्र के आंसर मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। अपने मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति 1818 ईस्वी में हुई, जब पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट गलस्टर में शुरू की गई थी। लेकिन पहली भारत की आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा की गई थी। तो यहाँ आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब? तो प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में और कहाँ स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग में किया गया था। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग में किया गया था एक पारसी के द्वारा। इतना शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे। मतलब 2 चुनौती यहाँ बताना है लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है आधार तैयार करने की चुनौती, जिसका हम लोग व्याख्या करेंगे। आज भी विश्व के 1/4 हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। इन इलाकों में आधार तैयार करना ही लोकतंत्र की चुनौती है। और दूसरा इसका पॉइंट है विस्तार की चुनौती। तो लोकतंत्र के विस्तार का मतलब होता है देश के हर क्षेत्र में लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना और लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश की हर संस्था तक पहुँचाना। अगला क्वेश्चन है 5वां, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाष्प माप इत्यादि। जिसमें हम लोग इसको पॉइंट बाय भी लिख सकते हैं। आर्थिक योजना या नियोजन, फिर योजना आयोग, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, गोद लेना इतना है। अब छठा क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। विनिमय मतलब होता है लेन देन करना। तो मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। हम किसी से सामान लेंगे, बदले में उसको हम लोग क्या करते हैं? मुद्रा देते हैं। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का यह माध्यम है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग मुद्रा की सहायता से वस्तुएं और सेवाएं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वस्तु के विक्रेता द्वारा मुद्रा की प्राप्ति की जाती है।
मतलब जो सामान बेचता है उसको क्या होता है, पैसा मिलता है, तथा वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है। मतलब खरीदने वाला पैसा देता है और बेचने वाला पैसा पाता है। 7वां क्वेश्चन है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। तो विदेशी निवेश अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों में तथा किसी एलएलपी की पूंजी में परिवर्तनीय आधार पर किया गया निवेश है। मतलब कोई भी विदेशी अगर भारत में किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, विनियोग करता है, तो उसको हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। तो 8वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके, पहला है, गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। ख है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। अगला पॉइंट है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अगला पॉइंट है, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। अगला पॉइंट है, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को न्याय धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने न्याय धोबी बंद का फैसला किया। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके अनेक कारण दिए जाते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरा है, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात के विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। अगला पॉइंट है, एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियों, बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उनमें नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गया। अगला पॉइंट है, पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन मजदूरों और कारीगरों की भी चांदी हो गई। उनके वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट हो गई। और अगला पॉइंट है, प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर भी अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में क्या अंतर है। तो निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है, नवीनीकरण संसाधन को हम लोग देखते हैं तो वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, तालाब, झील, नदियाँ, मछलियाँ, पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पंछी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन, तो इसके अंतर्गत वे सभी संसाधनों को रखा गया है जो धात्विक हो या अधात्विक, एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, अतः एक बार इनके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि। ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। तो दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी साबित होती है। पहला है,
आम नागरिक की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। तो ये पॉइंट है, इसका डील है, ये दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों और समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। दूसरा पॉइंट है, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। इसका डील है, सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाए। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं तथा सरकार को ये भी पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी, इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की ही भांति यहाँ भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलियों का है, जबकि कोई 18% लोग तमिल हैं। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जाति समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। देश के उत्तर पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में हैं। यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपने जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऋण की शर्त का उल्लेख करें। तो ऋण की शर्त, पहला है समर्थक ऋण धारा। समर्थक ऋण धारा मतलब होता है किसी सामान को गिरवी रखना। तो ऋण देने वाले व्यक्ति या संस्था की पहली शर्त समर्थक ऋण धारा या ऋण की जमानत होती है, जो ऋण लेने वाले को गिरवे के रूप में रखना पड़ता है। दूसरा है ब्याज की दर। तो ऋण देने वाला ऋण देने के पहले ब्याज की दर को तय करता है और उसी ब्याज दर पर ऋणी को कर्ज मिलता है। तीसरा है आवश्यक कागजात। तो बैंक की कागजी प्रक्रिया जटिल होती है। बैंक ऋण देने से पहले विभिन्न तरह के कागजात की मांग ऋण लेने वाले से करता है। चौथा पॉइंट है ऋण भुगतान का तरीका। ऋण देने वाला ऋण देने से पहले यह तय कर देता है कि ऋण का भुगतान किस प्रकार करना है। मासिक किस्त या EMI की रकम क्या होगी, EMI नहीं भरने की स्थिति में क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखे। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है जीवन स्तर में वृद्धि करना। दूसरा है पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में वृहद स्तरीय परत ठोस वृद्धि करना। तीसरा है वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। चौथा है सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। पांचवा है विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। छठा है अवितरित विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। और सातवां है पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। तो ये थे अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर मैं सेकंड पार्ट के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।